नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम धोरण 8 में हिंदी में 8वां चैप्टर माँ कह एक कहानी को हम देखेंगे। इससे पहले हमने 7वें चैप्टर में वो भरत वो चैप्टर देखा, जिसमें हमने राजा दुष्यंत और उनका पुत्र भरत के बारे में हमने उसमें देखा। आज हम 8वां चैप्टर माँ कह एक कहानी वो आज हम देखेंगे। पहले इनके ये कविता जो है, इनके कवि के बारे में थोड़ा ध्यान रखें। इनके कवि का नाम है मैथिलीशरण गुप्त। कवि का नाम है मैथिलीशरण गुप्त। पहले इनका ये कवि का थोड़ा परिचय ले लेते हैं। राष्ट्रकवि मैथिलीशरण गुप्त का जन्म 1896 में चीरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये जो मैथिलीशरण गुप्त जो ये 8वें चैप्टर माँ कह एक कहानी का जो कवि है, उनका वो राष्ट्र कवि के नाम से जाने जाते थे। उनका जन्म सन 1886 में चीरगांव जो जिला झांसी में आया हुआ, वो उत्तर प्रदेश में हुआ था। उनका जन्म वहाँ हुआ था। बस बचपन से कविता में उनकी रुचि थी। बचपन से वो ये कविता लिखना उसमें सब में उनकी बहुत रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। ये जो उनके आचार्य थे, उनका नाम है महावीर प्रसाद द्विवेदी। उनकी ही प्रेरणा से उन्होंने खड़ी बोली और मुड़े, खड़ी बोली की ओर वो मुड़े और उनकी कविता में बहुत निखार आया। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। जो उन्होंने जो कविताएं लिखी हुई है, उनमें भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का एक छोटा सा प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थी। ये जो खड़ी बोली है वो हिंदी के आरंभिक नायकों में से एक वो थे। अब उनकी रचनाएं जो उन्होंने कौन कौन सी कविताएं, कौन कौन से महाकाव्य या जो भी उन्होंने कृतियाँ रची है, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है, जो उन्होंने ये महाकाव्य लिखा, जिनका नाम है साकेत। इसके अतिरिक्त यशोधारा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं, जो उन्होंने कृतियाँ रची हुई है। उनमें साकेत है वो उनका महाकाव्य, और इनके अलावा इनके अतिरिक्त यशोधारा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य कृतियाँ हैं, जो उन्होंने रची हुई है। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। उनकी मृत्यु जो मैथिलीशरण गुप्त, इनका जन्म 1896 में हुआ था। उनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। अब जो हम ये माँ कह एक कहानी वो हम तो पढ़ने वाले हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये काव्य है उनमें क्या बताया गया है। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। हमारे में एक
कहावत है जो हिंदी में होता है कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वो भी यहाँ यही कह रहे हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। यही मुक्ति चरितार्थ होंगे, जो ये मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही मुक्ति जो यहाँ है वो चरितार्थ हुई दिख रही है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जो हमें माँ का एक कहानी ये पढ़ने वाले हैं। उसमें गौतम बुद्ध के जीवन से एक संवाद शैली जो कविता है वो संवाद शैली में बनाया गया है। जो मैथिली शरण गुप्त उन्होंने ये काव्य लिखा है, उन्होंने ये काव्य संवाद शैली में ये माँ का एक कहानी वो संवाद शैली में कविता बनाई गई है, और उसमें गौतम बुद्ध की बचपन की एक घटना का वो वहाँ उल्लेख भी किया है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त उक्ति परिभाषित हुई। ये जो यहाँ कहानी जो काव्य है वो पहले तो संवाद शैली में बनाया गया, और बाद में जो यहाँ गौतम बुद्ध से उनकी बचपन की एक घटना का वर्णन है, जिसमें गौतम बुद्ध का पुत्र राहुल जो उनकी माता यशोधरा वो एक राजकुमार की उसी कहानी को दोहराने का एक आग्रह करता है, जिससे उक्ति परिभाषित हुई। कौन सी? मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वही उक्ति यहाँ परिभाषित हुई थी, तो यहाँ बताया गया है। अब हम ये माँ का एक कहानी मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित को हम देखते हैं। देखते हैं वो 8वां चैप्टर माँ कह एक कहानी। इनके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। इसमें हमने आगे देखा कि जो सिद्धार्थ जो आगे जाके गौतम बुद्ध हुए, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा, उनका पुत्र का नाम था राहुल। उनको एक कहानी के बारे में जो हमने वो प्रस्ताव में हम जब उनके कविता के बारे में देख रहे थे तभी हमने उनके बारे में जाना कि वो राहुल उनकी माता यशोधरा को ये पूछता है कि मुझे वो कहानी सुनाओ। तभी ये जो उनकी माता यशोधरा सिद्धार्थ की पत्नी जो आगे जाके गौतम बुद्ध हुए, उनको जो ये कहानी सुनाती है उनके बारे में यहाँ बताया गया है। हमने देखा था कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, वो सुक्ति यहाँ सिद्ध होती दिख रही है, वो हमने देखा था। वो हम आगे जो ये कविता है वो संवादात्मक, यानी कि उनकी माता और उनका पुत्र यशोधरा और उनका पुत्र राहुल के बीच जो संवाद हुआ है वो संवादात्मक एक कविता है जो हम देख रहे हैं। पहले देखते हैं इस कविता को। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। यानी कि जो उनकी माता यशोधरा थी वो जो राहुल ने किया कहा कि माँ कह एक कहानी, मुझे जो सिद्धार्थ का पुत्र राहुल था उसने राहुल ने यशोधरा से कहता है कि माँ कह एक कहानी, कि मुझे एक कहानी सुनाओ ना। तब उनकी माता बोलती है कि बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी, यानी कि उनकी माता यशोधरा कहती है क्या तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या? ऐसा वो उनके पुत्र राहुल को कह रही है। कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। चेटी यानी कि दासी,
चेटी का अर्थ है दासी। साथ में हम शब्दार्थ देखते हैं क्या। चेटी यानी कि दासी। उनकी माँ यशोदा बोल रही है कि यह दासी थी मुझे कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी यानी कि दासी, तो दासी भी मुझे यही कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। कहवा एक लेटी राजा था या रानी, माँ कह एक कहानी। तो राहुल उनकी माँ से कह रहा है कि कहती है मुझसे ये चेटी तुम मेरी नानी की बेटी। कहवा एक लेटी राजा था या रानी, कहवा एक कहानी। यानी कि जो राहुल है, जो उनकी माँ यशोदा है, वो राहुल को कह रही है कि ये दासी है, वो भी मुझे यही कहती है। दासी भी मुझे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी हो। तुम मेरी नानी ही भले ही ना हो। वो जो राहुल है वो बोल रहा है कि कहवा एक लेटी यानी कि तुम मेरी नानी ही क्यों ना हो, यानी कि तुम नानी भले ही ना हो और उनकी बेटी तो हो ना। ऐसा राहुल उनकी माँ को कह रहा है। इसलिए माँ कहानी सुनाओ, लेटे ही सुनाओ। एक था राजा या एक रानी थी, और राहुल उनकी माता को कह रहा है, बुराई का बात करते हैं कि माँ एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तुमने मुझको अपनी नानी। कहती है मुझसे यह चेटी तुम मेरी नानी की बेटी। कहवा एक लेटी राजा था या रानी, माँ कहे कहानी। यानी कि जो सिद्धार्थ जो बाद में गौतम बुद्ध हुए, उनका पुत्र का नाम था राहुल, और उनकी पत्नी सिद्धार्थ की पत्नी का नाम था यशोदा। वो यहाँ राहुल उनकी माता को यशोधारा को कहता है कि क्या तुम मुझे कहानी सुनाओ ना। तब यशोधारा उनकी माता उनको कह रही है कि तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। तब राहुल और वो जो यशोधारा है वो फिर से कह रहे हैं कि ये दासी, जो हमारी दासी है, वो भी मुझे यही कहती है कि तुम मेरी नानी की बेटी हो। मेरी नानी तो नहीं हो, लेकिन मेरी नानी की तुम बेटी हो, इसलिए तुम मुझे कहानी सुनाओ। भले ही तुम लेटे ही कहानी सुनाओ, लेकिन मुझे कहानी सुनाओ। एक राजा था या एक रानी थी। वो यहाँ राहुल ऐसा कह रहा है। देखते हैं आगे। देखते हैं हमने पहले देखा कि जो सिद्धार्थ था, जो बाद में गौतम बुद्ध हुए, उनकी पत्नी यशोदा और उनके पुत्र राहुल के बीच जो संवाद चल रहा था, उसमें राहुल ने उनकी माँ यशोधारा को एक प्रश्न किया कि तुम मुझे कहानी सुनाओ। तो यशोधारा उनको कहा कि मैं तेरी नानी हूँ क्या, मैं मुझे कहानी नहीं सुनाऊँ। तो राहुल ने उनको कहा कि तुम मेरी नानी तो नहीं हो, लेकिन नानी की बेटी हो, इसलिए मुझे कहानी सुनाओ। बाद में राहुल ने कहा कि एक था राजा या एक थी रानी, तो उसमें तुम मुझे कहानी सुनाओ। हमने तब तक देखा था, वहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। तू ही हठी मानधान में, शुल्क वन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। और यहाँ जो उनकी माँ है और
राहुल की माँ उनको कह रही थी कि अब मैं तुझे कहानी सुनाता हूँ, तू ही भट्ठी, भट्ठी यानी कि जिद्दी। भट्ठी यानी कि जिद्दी। तो उनकी माता जो यशोधरा है वो राहुल को कह रही है कि तू ही अच्छी मानधन में, मानधन यानी कि पुत्र, मानधन यानी कि पुत्र। वो यहाँ कह रही है कि अच्छा तू बहुत अच्छी यानी कि जिद्दी है, मानधन में यानी कि मेरा पुत्र यानी कि तू बहुत जिद्दी है, इसलिए सुन। अब उनको यशोधरा उनकी माता उनको कहानी सुना रही है। उपवन में बड़े सवेरे, उपवन यानी कि उद्यान अथवा बगीचा। उद्यान अथवा बगीचा। तो यहाँ उनको कहानी सुनाती है। उनको तो राहुल को बोल रही है तू बहुत अच्छी यानी कि जिद्दी है, मानधन में यानी कि पुत्र, तो पुत्र तो बहुत जिद्दी है। सुन कुंवर में बड़े सवेरे, अब तू कहानी सुन। ये एक दिन बड़े सुबह यानी कि सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे, तात यानी कि पिता, भ्रमण यानी कि घूमना। तो यहाँ राहुल को बता रही है उपवन में बड़े सवेरे यानी कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे, तात भ्रमण करते थे यानी कि वो बगीचे में घूम रहे थे। जहाँ सुरभि मनमानी, सुरभि यानी कि खुशबू और मनमानी यानी कि मनपसंद। जहाँ सुरभि मनमानी यानी कि एक दिन तेरे पिता बड़े सवेरे एक उपवन में घूम रहे थे। उसी समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी यानी कि वातावरण में खुशबू फैली हुई थी। हाँ यही कहानी। और राहुल ने बाद में वहाँ बीच में कहा कि मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, हाँ माँ यही मुझे कहानी सुनाओ, ऐसा राहुल कह रहा है। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु खिले थे। वर्ण वर्ण के यानी कि रंग बेरंगी, रंग बेरंगी, वर्ण वर्ण। वर्ण वर्ण यानी कि रंग बेरंगी फूल खिले थे, जलमल कर हिम बिंदु खिले थे। हिम बिंदु यानी कि आस की बूंदे, आस की बूंदे, हिम बिंदु। आस की बूंदे। वो यशोधरा उनके पुत्र राहुल को कहानी सुना रही थी कि एक बार बड़े सवेरे मेरे पिताजी तात
भ्रमण कर रहे थे। ताप यानी कि पिता, भ्रमण या करना यानी कि घूमना। तो कह रहे थे मेरे पिताजी एक बड़े सवेरे बगीचे में घूम रहे थे। उसी समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। यह मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। राहुल बीच में उनकी माँ उनको कहानी सुना रही है। बीच में वो कहते हैं कि हाँ, मुझे यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे। यानी कि बगीचे में तरह तरह के रंग वाले, यानी कि वर्ण रंग बिरंगी, रंग रंग के रंग वाले, यानी कि तरह तरह के रंग वाले। तरह तरह के रंग वाले अथवा रंग बिरंगी वहाँ फूल खिले थे और उन पर आस की बूंदें भी चमक रही थी। लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ, यही कहानी। वो राहुल उनकी माता को बोल रहा है कि हाँ, मुझे यही कहानी सुन रही थी। जब उनकी माँ ने उनसे कहा कि वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी और लहराता था पानी। हाँ, यही कहानी। यानी कि उनकी माँ को बोल रहा है कि बगीचे में तरह तरह के फूल वहाँ खिले थे और आस की बूंदें चमक रही थी और हवा हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। यानी कि हल्के हल्के झोंकों में फूल हिल रहे थे। उन पर आस की पानी लहराता था। आस का पानी लहराता था पानी, लहराता था पानी। यानी कि उन पर आस का पानी लहराता था। और तब राहुल ने पूछा उनकी माता को कि क्या उन पर पानी लहराता था? ऐसा लहराता था पानी। उन्होंने प्रश्न उनकी माता को कहा। हाँ, यही कहानी। यानी कि राहुल ने उनकी माता को कहा कि माता को राहुल ने पूछा कि हाँ, क्या उन पर पानी लहराता था? मुझे यही कहानी सुननी है। वो ऐसा उनकी माता को कह रहा है। यहाँ हमने हठी यानी कि जिद्दी, और हमने यहाँ शब्द देखा था मानधन यानी कि पुत्र, तात यानी कि पिता, भ्रमण यानी कि घूमना, सुरभि यानी कि खुशबू, मनमानी, मनपसंद, वर्ण वर्ण रंग बिरंगे अथवा तरह तरह के रंग वाले, अलग अलग रंग वाले, हिम बिंदु यानी कि आस की बूंदे, हिम बिंदु यानी कि आस की बूंदे। उस अंगा पूरा भावार्थ देखते हैं। राहुल ने जब उनकी माता को प्रश्न किया कि मुझे कहानी सुननी है, तो पहली पंक्ति से उनका भावार्थ देखते हैं कि राहुल ने कहा कि मैं तेरी नानी नहीं हूँ। तो राहुल ने कहा कि आप मेरी नानी नहीं हो, मेरी नानी की बेटी तो होना, मुझे कहानी सुनाओ। तो उनकी माता ने कहा कि ये चेपी यानी कि दासी भी यही कहती है कि आप नानी नहीं हो, लेकिन नानी की बेटी तो हो ही, इसलिए मुझे कहानी सुनाओ। एक था राजा या रानी, यानी कि एक राजा था या रानी। बाद में उनकी माता यशोधरा उनको बोलती है कि तू बहुत जिद्दी है, तू ये हठी मान कर मेरे सुन। यानी कि वो उनकी माता यशोधरा उनको बोल रही थी कि तू बहुत हठी यानी कि जिद्दी है, तो सुन ये कहानी। वन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे, यानी कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय एक वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, जहाँ सुरभि मनमानी वातावरण में खुशबू फैली हुई थी। यह मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ, मुझे यही कहानी सुनाओ।
तब राहुल ने उनकी माता को कहा, तो उन्होंने कहा कि तेरे पिता सवेरे बगीचे में घूम रहे थे और उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हो गई। तो राहुल ने कहा कि मुझे क्या वातावरण में खुशबू फैली हुई थी, मुझे यही कहानी सुना। तो बाद में उनकी माता और कहानी को आगे बढ़ाती है और कहती है कि बगीचा में तरह तरह के रंग वाले फूल खिले थे और उन पर आँस की बूंदें भी चमक रही थी और हवा के हल्के 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 झोंके हिल मिले थे। जलमल पर बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, यानी कि उन पर आँस की बूंदें भी चमक रही थी और हवा में हल्के हल्के झोंकों से फूल भी हिल रहे थे। उन पर आँस का पानी लहराता था पानी, उनके ऊपर आँस का पानी भी लहराता था। बाद में राहुल ने पूछा कि क्या उन पर पानी लहराता था, मुझे यही कहानी सुनाओ, मुझे यही कहानी सुनाओ। आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं। गाते थे खब कलकल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, हीरा रुद्ध होकर खब सर से, हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यानी कि जो उनकी माता उनको कह रही थी, गाते थे खब कलकल से, यानी कि जो खब यानी कि पक्षी, पक्षी खब कलकल स्वर से, कल यानी कलकल यानी कि मधुर, कल यानी कि मधुर, गाते थे खब कलकल स्वर से, यानी कि जो उनकी माता वो आगे कहानी बढ़ाती है, कहती है कि पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से, सहसा यानी एकाएक अचानक, सहसा सहसा यानी कि एकाएक अचानक एक हंस ऊपर से, हीरा रुद्ध होकर खब सर से, हीरा रुद्ध होकर यानी कि ऊंधा हुआ, कह रही थी, गाते थे खब कलकल स्वर से, सहसा एक अचानक ऊपर से, हीरा रुद्ध होकर खब सर से, सर से यानी कि बाण से, सर यानी कि बाण। वो कह रही है कि जो सुबह मधुर, उनको जब उनकी माता ने उनको कहा कि तेरे पिताजी बगीचे में यानी कि उद्यान में घूम रहे थे, तभी वहाँ अनेक वहाँ खुशबू फैली हुई, तरह तरह के रंग वाले फूलों की खुशबू भी फैली हुई और वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी, ऐसा राहुल ने कहा। तो उन्होंने, माँ मुझे यही कहानी सुननी है, राहुल ने ऐसा कहा। तो उनकी माता ने कहा कि वहाँ तरह तरह के फूल, रंग बिरंग वाले फूल खिले थे और वहाँ आँस की बूंदें भी चमक रही थी और हल्के हल्के झांकों में फूल भी हिल रहे थे और आँस का पानी लहराता था। राहुल ने कहा कि पानी लहराता था, मुझे यही कहानी सुननी है। तो उनकी माता आगे बढ़ाती है, वहाँ पक्षी मधुर गा रहे थे और सहसा अचानक एक
हंस ऊपर से गिरा और वह पक्षी बाण से बिंधा हुआ था। गिरा होकर अग्रसर से, यानी कि वह पक्षी बाण से बिंधा हुआ था। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। उनकी माता ने उनको कहा कि हुई पक्ष की हानि, पक्ष यानी कि पंख, हुई पंख की हानि, यानी कि जो पक्षी, जो हंस ऊपर से गिरा था, वह पक्षी बाण से बिंधा गया था और उनके एक पंख घायल हुआ था। तब राहुल ने फिर से कहा, दुखी होकर राहुल ने पूछा कि पंख घायल, यानी कि पंख यानी कि पक्षी घायल हो गया था, ये तो बहुत दुख भरी, करुणा भरी कहानी, करुणा यानी कि दया। ये तो बहुत दुख भरी, करुणा दया दुख, यानी कि ये तो बहुत दुख भरी कहानी है। पूरा भाव देखते हैं कि गाते लेखक कल स्वर से सहसा एक हंस ऊपर से गिरावित होकर कंसल से हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। यानी कि उनकी माता ने उनको कहा कि जब सब पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे, तभी अचानक ऊपर से हंस वहीं गिरा था, वो बाण से बिंधा गया था। वो अचानक हंस ऊपर से गिरा, वो बाण से बिंधा गया था और उनके पंख घायल हुए थे, यानी कि उनके पंख घायल हुआ था। ये दुखी होकर तब राहुल ने कहा कि उनका वो पंख घायल हुआ था, ये तो बहुत दुख भरी कहानी है। राहुल ने उनकी माता को कहा। वहाँ तो देखा शब्दार्थ खग यानी कि पक्षी, कल यानी कि मधुर, सहसा यानी कि अचानक, एकाएक, विध यानी कि बिंधा हुआ, सर यानी कि बाण, पक्ष यानी कि पंख, करुणा यानी कि दया दुख। तो हमने उनका शब्दार्थ जो यहाँ पंक्ति आई है कविता में, मैथिली शरण गुप्त इनके कवि का नाम है। माँ कहे कहानी, वो इनके कवि का नाम है मैथिली शरण गुप्त। उनका परिचय हमने आगे देखा था कि वो उन्होंने महाकाव्य सकेत नाम का उनका एक महाकाव्य उन्होंने रचा हुआ था। उनमें हमने ये कहानी जो मैथिली शरण द्वारा रचित महाकाव्य कहानी, वो बहुत बुद्ध के ऊपर जो सिद्धार्थ, उनके पुत्र राहुल और उनकी पत्नी के बीच का ये संवादात्मक जो ये कहानी है, वो यहाँ हम देख रहे हैं। वो हमने यहाँ देखा था कि उनकी पुत्री, उनकी पत्नी जो सिद्धार्थ और बाद में गौतम बुद्ध, उनकी पत्नी का नाम था यशोधरा। वो यशोधरा और उनके पुत्र राहुल के बीच का ये संवादात्मक काव्य है। काव्य कैसा है? संवादात्मक। संवादात्मक काव्य हमने यहाँ देखा। हमने बहुत सारे शब्दार्थ देखे, चेटी यानी दासी, भट्टी, मानधन, उपवन, ताप, भ्रमण, सुरभि, मनमानी, वर्ण, हिमबिंदु, ऐसे बहुत सारे शब्दार्थ हमने खग, कल, सहसा, विध, सर, पक्ष, करुणा, ऐसे बहुत सारे हमने शब्दार्थ भी उनको देखे। तो यहाँ शब्दार्थ हमने लिखा हुआ है, वो आप सबको अपनी फेयर बुक में लिखना है।